नमस्ते, मैं रेनोस वैकिस, विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री और एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट आइडियाज फॉर इम्पैक्ट का आपका मेजबान हूं। यह आपका सामान्य पॉडकास्ट नहीं है। यह आर्थिक विकास के लिए विश्व बैंक संस्थान द्वारा आपके लिए लाई गई एक एआई संचालित बातचीत है, जहां हम एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नवीनतम शोध को उजागर करते हैं, बड़े विचारों को वास्तविक दुनिया के प्रभाव में बदलना। चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू रेनोस। तो जब हमें पता चलता है कि कोई नया ग्लोबल सर्वे आया है, वो भी इतना बड़ा और डिटेल्ड, तो आप एक पल के लिए सांस रोक लेते हैं उस मेन हेडलाइन वाले नंबर का वेट करते हुए। और ये वाला नाजुक और कॉन्फ्लिक्ट से प्रभावित हालातों पर पहली नज़र में ही काफ़ी टेंशन देने वाला लग रहा था। हाँ बिल्कुल, हम अक्सर ऐसे वर्ड्स सुनते हैं, वल्नरेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज, लेकिन कभी-कभी ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है। मेरे हिसाब से सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि इन वर्ड्स का असली मीनिंग उन लोगों के लिए क्या है जो सच में ऐसी जगहों पर रहते हैं। हम आखिर किस ह्यूमन रियलिटी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही सवाल, क्योंकि ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, ये एक डीप ह्यूमन क्राइसिस की कहानी है जो 39 स्पेसिफिक इकोनॉमीज में सेंटर्ड है, जहां 1 अरब से ज़्यादा लोग रहते हैं। डेटा एक बहुत टफ और हार्श पिक्चर दिखाता है। तो क्या आप हमें ये नंबर्स थोड़ा डिटेल में समझा सकते हैं? हाँ, चलिए गरीबी से शुरू करते हैं। इन नाजुक और कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड सिचुएशंस या एफसीएस में करीब 40% पॉपुलेशन एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रही है। मतलब वो लोग दिन में $3 से भी कम में गुजारा कर रहे हैं। 40%? और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज में कितना है? वो तो एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है। बाकी डेवलपिंग इकोनॉमीज में ये फिगर सिर्फ 6% है। और जो बात सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली है वो है ट्रेंड। रिपोर्ट बताती है कि 2030 तक ये 39 कंट्रीज पूरी दुनिया के करीब 60% एक्सट्रीमली पुअर लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। 60%? यानी अब ग्लोबल पॉवर्टी ज्यादातर फ्रिजिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम बनती जा रही है। बिल्कुल, अभी इसका सेंटर बन चुका है। और यही कहानी भूख के साथ भी है। इन इकोनॉमीज में करीब 20 करोड़ लोग सीवियर फूड इनसिक्योरिटी का सामना कर रहे हैं। ये उनकी टोटल पॉपुलेशन का लगभग 18% है। बाकी डेवलपिंग कंट्रीज में सिर्फ 1%। और इसका असर हेल्थ और एजुकेशन पर भी पड़ता होगा, है ना? बहुत सीरियस है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 7 साल कम है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट डबल से भी ज्यादा है। एवरेज में एक बच्चा 6 साल से भी कम पढ़ाई करता है, जो बाकी देशों के बच्चों से लगभग 3 साल कम है। ये एक कंप्लीट डेवलपमेंट क्राइसिस है। तो ये तो ह्यूमन कॉस्ट हुई, लेकिन इसे असल में चला क्या रहा है? रिपोर्ट के टाइटल में स्ट्रगल का जिक्र है। अब सवाल ये है कि आखिर वायलेंस कैसे इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन वाले नंबर्स में बदल जाती है? यही इस एनालिसिस का मेन फोकस है। रिपोर्ट इस इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन को मेजर करती है। ये एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट को डिफाइन करती है। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसमें जब ये शुरू होता है तो हर 10 लाख की पॉपुलेशन पर 150 से ज्यादा लोगों की डेथ होती है। ठीक है, तो ये तो वायलेंस का बहुत हाई लेवल है। और जब कोई इकोनॉमी इस लाइन को क्रॉस कर लेती है, तब क्या होता है? वो पूरी तरह गिर जाती है। डेटा दिखाता है कि ऐसे हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स के करीब 5 साल बाद पर कैपिटा जीडीपी में लगभग 20% तक की गिरावट आ जाती है। 20%? मतलब एक पूरी जेनरेशन की प्रोग्रेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। वो सब मिट जाता है। और इन स्पेशल एफसीएस इकोनॉमीज के लिए तो इसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा गहरा होता है। मॉडल के हिसाब से ऑन एवरेज कॉन्फ्लिक्ट से होने वाली डेथ्स में अगर 1% का इंक्रीज होता है तो 5 साल में पर कैपिटा जीडीपी लगभग 3.7% तक गिर जाती है। और क्या इकोनॉमी के कुछ हिस्से बाकी के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्ट होते हैं? बिल्कुल, और यही तो एक बहुत इंपॉर्टेंट खोज है। इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरी तरह डैमेज हो जाता है। ऑन एवरेज जब कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी डेथ्स में 1% का इंक्रीज होता है तो 5 साल बाद इंडस्ट्री का जो वैल्यू एडिशन है वो करीब 7% तक गिर जाता है। एग्रीकल्चर पर भी असर पड़ता है, लेकिन इंडस्ट्री पर सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्री ही अक्सर गरीबी और रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंसी से निकलने का रास्ता होती है। बिल्कुल सही, वही तो फ्यूचर ग्रोथ का असली इंजन है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट उस इंजन को डिस्ट्रॉय कर देता है।
इकोनॉमीज को पीछे धकेल देता है और उसी वल्नरेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर देता है जो वायलेंस को जन्म देती है। ये एक बहुत डेंजरस विशियस साइकिल है और इससे हेवी डेट का बर्डन बढ़ता जा रहा है। आज करीब 70% कंट्रीज या तो डेट क्राइसिस में है या उसके हाई रिस्क में है। ये सब तो काफी चिंताजनक है, लेकिन क्या कोई बाहर निकलने का तरीका है? क्या रिपोर्ट में कोई होप या बाहर निकलने का तरीका दिखाया गया है? और यहीं से कॉन्वर्सेशन का डायरेक्शन बदलना चाहिए। सैड पिक्चर के बावजूद रिपोर्ट 3 बड़ी और अब तक अनयूज्ड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिखाती है। इजी सॉल्यूशंस तो नहीं है, लेकिन ये रियल वेज हैं आगे बढ़ने के। ठीक है, बताइए। पहला फैक्टर है डेमोग्राफिक्स। इन देशों की पॉपुलेशन बहुत यंग है और तेजी से बढ़ रही है। करीब 2040 तक वर्किंग एज पॉपुलेशन 60% तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन अगर, और ये बहुत बड़ा अगर है, ये देश इनफ जॉब्स क्रिएट कर पाता है तो ये यूथ पावर इनके ग्रोथ का बहुत बड़ा इंजन बन सकती है। इसे ही एक असली डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जा सकता है। ठीक है, एक पॉसिबल यंग एडवांटेज। दूसरा क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस। इन देशों में से कई के पास ऐसे मिनरल्स हैं जिनकी दुनिया को ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए बहुत ज़रूरत है, जैसे कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मोजाम्बिक। इनके नेचुरल रिसोर्सेज से होने वाली इनकम जीडीपी के मुकाबले बाकी डेवलपिंग कंट्रीज की तुलना में लगभग 3 गुना ज़्यादा है। लेकिन ये तो कुछ रिसोर्स कर्स जैसा लग रहा है। क्या इससे कॉन्फ्लिक्ट्स और नहीं बढ़ सकते? ये एक बड़ा रिस्क है, इसलिए ये तभी एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है जब इसे ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल गवर्नेंस के साथ मैनेज किया जाए। और तीसरी अपॉर्चुनिटी है टूरिज्म। जहां शांति स्थापित की जा सकती है, वहां इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इंटरनेशनल टूरिज्म से होने वाली इनकम जीडीपी के मुकाबले बाकी देशों की तुलना में सिर्फ आधी है। ये एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है जो युवाओं और महिलाओं के लिए जल्दी जॉब्स क्रिएट कर सकता है। तो हमारे पास है डेमोग्राफिक्स, रिसोर्सेज और टूरिज्म, लेकिन हर एक के साथ एक बड़ी कंडीशन जुड़ी है। जॉब्स चाहिए, गुड गवर्नेंस चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए। तो पॉलिसी मेकर्स के लिए इसका मेन टेक अवे क्या है? इसे प्रैक्टिकली कैसे अचीव किया जाए? इसका मतलब है इस पूरे चक्कर को असली लेवल पर तोड़ना। घर या लोकल लेवल पर बात करें तो इसका मतलब है गवर्नेंस को स्ट्रांग बनाना और ट्रस्ट करने लायक इंस्टीट्यूशंस तैयार करना। यही बेस है। फिर उस बेस पर लोगों में इन्वेस्ट करना चाहिए, उनकी हेल्थ में, उनकी एजुकेशन में, और ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जहां प्राइवेट सेक्टर सच में जॉब्स क्रिएट कर सके। और बाकी दुनिया की क्या भूमिका है? ये बहुत जरूरी है। रिपोर्ट साफ कहती है कि ये देश अकेले इस जाल से बाहर नहीं निकल सकते। इसके लिए एक स्ट्रांग और कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए। इसका मतलब है कंसेशनल फाइनेंसिंग, ताकि लोगों और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हो सके। इसका मतलब है टेक्निकल असिस्टेंस, ताकि स्टेट की कैपेसिटी बढ़े, और सबसे जरूरी रियल डेट रिलीफ, ताकि इकोनॉमिक रिकवरी शुरू करने के लिए फिस्कल स्पेस बन सके। इसके अलावा रिपोर्ट में और भी स्टेप्स सुझाए गए हैं। गवर्नेंस, जस्टिस और इलेक्टोरल सिस्टम्स को मजबूत करना, ह्यूमन कैपिटल और बेसिक सर्विसेज तक पहुंच में इन्वेस्टमेंट करना, और फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना। तो ये एक बड़ा चेंज है। मतलब अब सिर्फ इमरजेंसी हेल्प देने की बजाय हम लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर फोकस कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल से रेजिलियंस बिल्ड करे। बिल्कुल सही। अब सिर्फ क्राइसिस रिस्पॉन्स से हटकर हमें ग्रोथ बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ जाना होगा, जो प्रॉब्लम्स के रूट कॉज पर असर करें। यह रास्ता थोड़ा लंबा और मुश्किल है, लेकिन रिपोर्ट दिखाती है कि इंप्रूवमेंट पॉसिबल है और स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट की डायरेक्शन में रास्ता मौजूद है। ये एक थोड़ा चुनौतीपूर्ण लेकिन आखिरकार बहुत होपफुल मैसेज था। इसे हमारे लिए इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए थैंक यू। माय प्लेजर। अब आपकी बारी, रेनोज। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर पूरा रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपकमिंग एपिसोड्स की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। और जाने से पहले इस एपिसोड के बाद आप क्या अलग करने जा रहे हैं, हमें जानकर खुशी होगी कि आपने क्या सीखा, उसे आप कैसे प्रैक्टिस में लाने वाले हैं, और आगे आप किन टॉपिक्स पर हमारी बात सुनना चाहेंगे। हमें आपसे जानना अच्छा लगेगा।